एलएसी पर तनाव कम करने के लिए आज सुबह भारत और चीन के बीच बातचीत होगी। पूर्वी लद्दाख में एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पिछले 1 महीने से चल रहे तनाव को खत्म करने के लिए कोर कमांडर स्तर की बैठक होगी, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी शिरकत करेंगे। हालांकि बैठक से पहले चीन ने अपने कमांडर को बदल दिया है। मीटिंग लद्दाख में चीन की ओर मोल्डो बीपीएम यानी बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट पर होगी और ये भारत के चुशुल पॉइंट के ऑपोजिट है। इससे पहले सैन्य स्तर पर 3 बार बातचीत हो चुकी है। भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की बातचीत से पहले दोनों देशों के बीच राजनयिक स्तर पर बातचीत हुई, जिसमें दोनों देश अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण चर्चा से हल करने पर सहमत हो गए। मतभेदों को विवाद में न बदलने, वैश्विक स्थिति में शांतिपूर्ण स्तर और संतुलित संबंध के लिए भारत और चीन में सहमति बनी है। और इस बीच भारतीय राजदूत विक्रम मिस्री ने भारत चीन संबंधों के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। चीन के शंघाई में मौजूद संस्थानों के जानकारों से उन्होंने बातचीत की। पटना हाईकोर्ट ने हत्या के एक आरोपी को अनोखी शर्त के साथ जमानत दी। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर में हुई हत्या के एक आरोपी के सामने जेल से निकलने के बाद 1 महीने तक कोरोना मरीजों की सेवा करने की शर्त रखी और कोर्ट ने आरोपी को आदेश दिया कि उसे जिले के कोरोना नोडल अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा। पिछले साल अक्टूबर में जिले के एक निजी अस्पताल में घुसकर एक कर्मचारी की हत्या की गई थी, जिसके आरोप में इस आदमी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आरोपी ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसके बाद अदालत ने शर्तों के साथ उसे जमानत दे दी। यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर में होगी। यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 4 अक्टूबर को होगी। इससे पहले यूपीएससी ने लॉकडाउन की वजह से 31 मई को होने वाली परीक्षा को टाल दिया था। आयुष मंत्रालय ने विश्व योग दिवस से पहले एक ऑनलाइन योग प्रतियोगिता की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत कोई भी अपना योग करने का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर सकता है, जिसमें उसे योगासन के फायदे भी बताने होंगे। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले को मंत्रालय की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दूसरे राज्यों से लौटे मजदूरों को काम देने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की। इस पोर्टल पर मजदूर रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद कारोबारी अपनी जरूरत के हिसाब से मजदूरों को काम दे सकेंगे। पंजाब के बरनाला में पुलिस ने बीते दिनों नशा तस्करी के आरोप में जिन लोगों को पकड़ा था, उनमें एक कोरोना वायरस पॉजिटिव निकला। इसके बाद उसके संपर्क में आए एसएसपी और एसपी समेत 50 पुलिस वालों और दूसरे विभाग के कर्मचारियों को क्वारंटीन किया गया। खबर है कि आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन कश्मीर में भारतीय जवानों पर आत्मघाती हमले करवा सकता है। रियाज नाइकू समेत कई दूसरे आतंकियों के मारे जाने के बाद बौखलाए हिजबुल मुजाहिदीन ने अपने आतंकियों को निर्देश दिया कि वो भारतीय जवानों पर और हमले करें। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में खराब मौसम की वजह से वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। पायलट ने गांव को जोड़ने वाली सड़क पर इस हेलीकॉप्टर को उतार दिया, जिसे देखने आसपास के इलाकों के लोगों की भीड़ जुट गई। बड़े बूढ़ों के साथ ही बच्चे और महिलाएं भी हेलीकॉप्टर देखने पहुंच गए। कुछ लोग तो हेलीकॉप्टर के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाते हुए नजर आए। गांव के पास उतरे हेलीकॉप्टर को देखने पहुंचे बच्चे खेतों में खुशी से दौड़ते हुए भी दिखे। वहां मौजूद लोग हेलीकॉप्टर का वीडियो भी मोबाइल में रिकॉर्ड करते रहे। हालांकि हेलीकॉप्टर का इंजन लगातार चलता रहा और हेलीकॉप्टर में सवार कोई भी आदमी नीचे नहीं उतरा। कुछ मिनटों तक खड़े रहने के बाद जब पायलट को हालात सामान्य लगे तो हेलीकॉप्टर ने एक बार फिर उड़ान भरी और वहां से चला गया। शहरों के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 200 शहरों में जंगल बढ़ाने की योजना का ऐलान किया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अर्बन फॉरेस्ट कार्यक्रम की घोषणा की। शहरों में उद्यान है, गार्डन्स है, बट वी डोंट हैव फॉरेस्ट, सो वी हैव टू क्रिएट फॉरेस्ट एंड वी हैव डिसाइडेड टुडे to launch our Nagar Van program, urban forest program in 200 corporation cities of India. उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में 1 महीने बाद सभी स्कूल दोबारा खोल दिए गए। कोरोना के खतरे को देखते हुए वहां के स्कूलों को बंद कर दिया गया था। लेकिन 1 महीने बाद वहां के स्कूलों की रौनक लौट आई। बच्चे एक बार फिर अपने स्कूल पहुंचे। काफी दिनों बाद अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने पहुंची एक मां मोबाइल फोन से उसकी तस्वीर लेती दिखी। कोरोना से बचाव के लिए बच्चे अपने चेहरे को मास्क से ढककर ही स्कूल पहुंचे। गेट पर खड़े डॉक्टर उनका तापमान मापते नजर आए और इसके बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया गया।
स्कूल के अंदर भी कोरोना से सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया और वहां के कर्मचारी बच्चों के हाथों को साफ करवाते दिखे। क्लास में भी उन्हें थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही बैठाया गया और इस दौरान भी वो अपने चेहरे पर मास्क लगाकर ही पढ़ाई करते दिखे। 학교에서는 정문과 모든 교실, 사무실들에 체온계와 손 소독 기제도를 갖추고 एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर बीजेपी के पाले में गेंद डाल दी। चिराग पासवान के मुताबिक बीजेपी को तय करना है कि नेतृत्व किसका होगा। एनडीए की तरफ से नेतृत्व नीतीश कुमार का ही होगा, क्योंकि जिस तरह से तमाम जो चीज़ें रही हैं इस 2 महीने के लॉकडाउन पीरियड के दरमियान, उसको लेकर कई बार सवाल भी खड़े होते रहे विपक्ष की तरफ से भी। आपको क्या लगता है संतोषजनक सब कुछ रहा है बिहार में? देखिए, ये गठबंधन में हमारे सबसे बड़े गठबंधन दल के साथी हैं भारतीय जनता पार्टी। नेतृत्व किसका होगा नहीं होगा, ये गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी को इस बात को डिसाइड करना है। मेरा पूरा ध्यान केंद्रित है कि हमारे जितने भी 243 एनडीए के प्रत्याशी हों, अधिकांश प्रत्याशी जीतें, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी की हर सीट पर अपनी अहम भूमिका हो उस प्रत्याशी को जिताने को लेकर। उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। अनलॉक 1 के पहले चरण में 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खुल जाएंगे, जिनके लिए केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिनके मुताबिक मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, ऑफिस या फिर धार्मिक स्थान में अगर एसी है तो उसका तापमान 24 डिग्री से कम नहीं होगा। साथ ही मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या किसी भी धर्मस्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए गए निशान पर ही खड़ा होना होगा। वहीं धर्मस्थलों में मूर्तियां या पवित्र किताबों को छूने पर रोक होगी और हाथ से प्रसाद या पवित्र जल भी नहीं दिया जा सकेगा। जबकि शॉपिंग मॉल्स के एंट्री गेट यानी प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही शॉपिंग मॉल में फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट में जितने लोगों के बैठने की जगह होगी, उसके 50% लोगों को ही बैठकर खाने पीने की इजाजत दी जाएगी। वहीं होटल में ठहरने वालों को अपनी पिछली यात्राओं का ब्यौरा और बीमारी की जानकारी देनी होगी। साथ ही यह भी साफ कर दिया गया कि शॉपिंग मॉल में गेमिंग एरिया यानी बच्चों के खेलने की जगह और सिनेमा हॉल या मल्टीप्लेक्स नहीं खोले जाएंगे और 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बीमारियों से पीड़ित लोगों को धार्मिक स्थानों, शॉपिंग मॉल या रेस्टोरेंट में जाने की इजाजत नहीं होगी। विश्व योग दिवस पर कोई कार्यक्रम नहीं होगा। कोरोना वायरस की वजह से 21 जून को विश्व योग दिवस पर कोई कार्यक्रम नहीं होगा। आयुष मंत्रालय ने बताया कि इस साल प्रधानमंत्री मोदी योग दिवस पर लेह में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस पर अभी आखिरी फैसला होना बाकी है। कमल हासन ने हवाई अड्डों पर लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात सीआईएसएफ के जवानों को धन्यवाद दिया और कोरोना वायरस से खुद का भी ध्यान रखने को कहा। इस महामारी में अपनी सुरक्षा के लिए आपके मुख्यालय से जितने भी दिशा निर्देश आप लोगों के मिले हैं, उनका पालन अवश्य करें। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुई गोलाबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया। मुंबई में बीजेपी पार्षदों ने कोरोना वायरस के मामले में लापरवाही का आरोप लगाते हुए बीएमसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। रोहित शेट्टी ने कोरोना वायरस संकट के बीच ड्यूटी पर तैनात जुहू पुलिस स्टेशन के कुछ पुलिस वालों के लिए 17 कमरों का इंतजाम किया। ड्यूटी पर तैनात ये पुलिस वाले इन कमरों में रह सकते हैं, जिससे उनका परिवार कोरोना वायरस के खतरे से बच सके। जुहू पुलिस ने ट्वीट कर इसके लिए रोहित शेट्टी का शुक्रिया अदा किया। मुंबई में सुबह से ही तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, जबकि कई जगह पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कई इलाकों में बारिश की वजह से पानी भी भर गया है, जिसमें लोगों को आने जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से ही यहाँ पर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों की स्थितियाँ ऐसी ही हैं जैसे आपको तस्वीरों में नज़र आ रही हैं। गाड़ियों के पहिए जो हैं देखिए वो डूबे हुए से नज़र आ रहे हैं और ऐसे में लोग मजबूर हैं इन रास्तों से जाने के लिए। विवेक गुप्ता हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक, सुबह से ये बारिश हो रही है और हम तस्वीरें देख रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से पानी भर गया है। हाँ बिल्कुल सही कहा अर्पिता आपने। देखिए देर रात से काफी तेज बारिश हो रही है मुंबई के अलग अलग इलाकों में, जिसकी वजह से जल भराव काफी इलाकों में देखा गया है। हालांकि जो मुंबई के जो लो लाइन इलाके हैं जैसे कि कुर्ला, चैम्बूर, साइंस सर्कल, हिंदमाता, परेल, ये सब कुछ ऐसे इलाके हैं, लो लाइन इलाके जहाँ पर बारिश होने की वजह से पानी भर गया है।
हालांकि बीएमसी के जो लोग हैं वहाँ पे मौजूद हैं और बीएमसी के जो बीएमसी ने वहाँ पे वाटर पंप भी लगा के रखे हुए हैं कि पानी जल्द से जल्द निकल सके, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से बीएमसी ने जो साफ सफाई वो पूरी नहीं होने की वजह से ये पानी लगातार वहाँ पर हटता जा रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले कुछ समय से बारिश रुकी हुई है, तो जो पानी भरा हुआ था उसका लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अगर ये बारिश इसी तरह बरसती है, कंटिन्यू रहती है, तो मुंबई के अलग अलग इलाकों में भी जल भराव की जो समस्या है वो हो सकती है। अर्पिता। विवेक, जैसे ऐसे में जब मानसून दस्तक देने को है, दस्तक दे चुका है कई जगहों पर, अगर ऐसी तस्वीर है, यानी थोड़ी बारिश के बाद तो ये स्थिति हम देख रहे हैं कि गाड़ी के पहिए तक डूब गए हैं, ज्यादा बारिश होती है तो स्थिति और ज्यादा भयावह हो जाएगी। हाँ बिल्कुल जी करपीता, आपने देखी बीएमसी ने इससे पहले भी बड़े बड़े दावे किए थे कि जब साइक्लोन निसर्ग की बात आई तो बीएमसी के बड़े बड़े दावे थे कि साइक्लोन निसर्ग को लेकर उनकी पूरी तैयारी है और मुंबई में जितनी भी नाले हैं उनकी साफ सफाई कर दी गई है। अगर तेज बारिश होती है तो पानी जल भराव नहीं होगा। तो आपने पहले भी देखा होगा साइक्लोन की दूसरे ही दिन जो इफेक्ट था साइक्लोन का, उसके बाद मुंबई में कुछ घंटों तक तेज बारिश हुई थी, जिसके बाद भी कई जगह पर जल भराव हो चुका था और बीएमसी की पूरी पोल खुलती हुई नजर आई थी। तो इस मानसून में भी बीएमसी ने बड़े बड़े दावे किए हैं कि शायद जो नालों की सफाई की गई है, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कोरोना वायरस की वजह से मैक्सिमम स्टाफ था बीएमसी का वो कोरोना वायरस की में फंसा हुआ था और बीएमसी इस बार भी दावे कर रही है कि उनकी सफाई और उनकी जो तैयारी है मानसून की पूरी है। लेकिन पहली ही बार इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई जो बीएमसी की तैयारी किस तरह की है। विवेक, जल्दी से बताइए जरा स्थिति वहाँ पर अभी क्या है, कौन कौन से इलाके में ज्यादा पानी भरा हुआ है, जहाँ ज्यादा बारिश के बाद स्थिति खराब हुई हो, और अभी स्थिति क्या है, बारिश हो रही है या थमी हुई है? देखिए आपको बताइए अभी बारिश कुछ समय से थमी हुई है, जिसकी वजह से जो जल भराव है उसका लेवल कम होता जा रहा है। ये जो जल भराव है मुंबई के लो लाइन इलाकों में ज्यादा समस्या होती है जब भी बारिश तेज होती है। मुंबई के लो लाइन इलाके जैसे कुर्ला, चेंबूर, साइन सर्कल्स और साइन, माटुंगा, परेल, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बारिश की वजह से हमेशा पानी भरने की जो समस्या है वो लोगों को झेलनी पड़ती है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में आतंकवाद विरोधी नए कानून के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। सरकार की दलील है कि बढ़ते आतंकवाद को रोकने के लिए ही कड़ा कानून बनाया गया। लेकिन कई मानवाधिकार संगठनों ने इस पर ऐतराज जताते हुए जुलूस निकाला, जिसमें सैकड़ों लोग हाथों में कई पोस्टर लेकर शामिल हुए। इस प्रदर्शन में सबसे आगे कुछ लोग एक बैनर के साथ भी दिखाई दिए। प्रदर्शनकारी नए कानून का विरोध करते हुए कई इलाकों से होकर गुजरे। नए कानून के तहत बिना वारंट किसी भी संदिग्ध को पूछताछ के लिए 24 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है और इसी मुद्दे पर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई। This is a very dangerous law that can be easily abused. इस प्रदर्शन के दौरान लोगों ने कोरोना के खतरे का भी पूरी तरह ख्याल रखा। सभी के चेहरों पर मास्क दिखाई दिए और उन्होंने एक दूसरे से दूरी भी बनाए रखी। राहुल गांधी ने एक बार फिर लॉकडाउन को फेल बताया। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक ग्राफ शेयर करते हुए भारत की दूसरे देशों से तुलना की और दावा किया कि कई देशों में लॉकडाउन खोलने के बाद जहां कोरोना के केस घट रहे हैं, वहीं भारत में इसका उल्टा हो रहा है। राहुल ने अनलॉक के बाद स्पेन, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के कोरोना मरीजों के आंकड़े रखते हुए बताया कि अगर इसकी तुलना की जाए तो हम देखेंगे कि भारत के हालात खराब हुए हैं। राहुल के मुताबिक इन आंकड़ों की वजह से भारत में लॉकडाउन फेल है। कोरोना संकट के बीच अनलॉक 1 में मिली रियायतों के बाद देश भर में धार्मिक स्थलों को खोलने की तैयारी तेज कर दी गई। सरकार ने कुछ शर्तों के साथ 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दी है, जिसके बाद दिल्ली के दूसरे मंदिरों की तरह कालकाजी मंदिर में भी तैयारी तेज कर दी गई। मंदिर में जगह जगह स्टिकर चिपका दिए गए ताकि दर्शन के दौरान लोगों के बीच जरूरी फासला बना रहे। साथ ही मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से मास्क पहनने की भी अपील की गई। बड़े बुजुर्ग और बच्चों को साथ ना लाएं और मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल और प्रसाद ना लेकर आएं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें लखनऊ से भी सामने आईं, जहां एक मस्जिद में कुछ लोग सफाई करते दिखाई दिए। साफ सफाई के बाद मस्जिद में जगह जगह निशान बनाए गए ताकि नमाज पढ़ने के दौरान लोगों के बीच दूरी बनी रहे। मस्जिद से बाहर निकलते वक्त कहीं भीड़ न जमा हो, मस्जिद में भी एक साथ जमा न हो और जब बाहर निकले तो किसी से गले न मिले। यूपी के मुरादाबाद में भी मंदिरों को खोलने से पहले वहाँ साफ सफाई की गई।
छत्तीसगढ़ में आईएएस अधिकारी जनक प्रसाद पाठक के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज कराया गया। मामला पिछले महीने का है, जब जनक प्रसाद पाठक जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर थे और आरोप है कि कलेक्टर रहते हुए उन्होंने 15 मई को महिला को अपने दफ्तर में बुलाया और उसका बलात्कार किया। पीड़ित का आरोप ये भी है कि पूर्व कलेक्टर ने उसके पति को नौकरी से निकलवाने की धमकी भी दी, साथ ही उसे फोन पर कई अश्लील मैसेजेस भी भेजे। 26 मई को आईएएस अधिकारी पाठक का तबादला राजधानी रायपुर में लैंड रिकॉर्ड विभाग में डायरेक्टर के पद पर हो गया था, जिसके बाद पीड़ित ने उनके खिलाफ सिटी कोतवाली जांजगीर में एफआईआर दर्ज करवाई। मुझे लेके गए, मेरे हाथ को पकड़े थे बाजू को, और वो अंदर धकेल के खुद भी चले गए और दरवाजा बंद कर दिए अंदर से, और वो फिर मेरे साथ बलात्कार किया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक IMEI यानी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर से हजारों फोन चलाने का मामला सामने आया और इससे हड़कंप मच गया। IMEI एक ऐसा नंबर होता है जिससे मोबाइल फोन की पहचान होती है और एक से ज्यादा फोन में एक जैसे IMEI नंबर नहीं हो सकते। लेकिन मेरठ पुलिस के साइबर सेल ने इस बात की जानकारी दी कि एक ही IMEI नंबर से 13,000 से ज्यादा मोबाइल फोन चल रहे हैं। ये बात तब सामने आई जब पुलिस के एक अधिकारी ने अपना मोबाइल फोन सर्विस सेंटर में रिपेयर के लिए दिया था, लेकिन रिपेयर के बाद उनके मोबाइल फोन का IMEI नंबर बदल गया, जिसके बाद साइबर सेल में फोन के IMEI नंबर की जांच की गई, जिसमें पता चला कि देश के अलग अलग राज्यों में 13,000 से ज्यादा मोबाइल फोन इसी IMEI नंबर से एक्टिव हैं। इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। नियमों के अनुसार एक मोबाइल फ़ोन का केवल एक से ज़्यादा फ़ोन में सेम IMEI नंबर नहीं हो सकता है। तो ये वाकई ही थोड़ा सा चिंता का विषय है। अगर यह टेक्निकल त्रुटि है तो उसकी भी जांच हो जाएगी, और यदि है कोई और मामला है तो इसमें ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। एक वीडियो में सुनील ग्रोवर प्याज काटते नजर आए। सुनील ग्रोवर ने मजाक में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि वर्क फ्रॉम होम यानी घर से दफ्तर का काम कर रहे लोगों का क्या हाल है। इस वीडियो में कर्मचारी बने सुनील ग्रोवर अपने अधिकारी से बात करते समय प्याज काटते नजर आए। Your guidance makes me emotional, sir. Nothing else. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Sir. विश्व पर्यावरण दिवस पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने घर में बेल का एक पौधा लगाया, साथ ही लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का संदेश दिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम अपने पर्यावरण की रक्षा करके प्रकृति के साथ कैसे समन्वय स्थापित कर सकते हैं, इसकी एक नई प्रेरणा ले सकते हैं। अमरनाथ यात्रा का काम देखने वाले श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के दफ्तर में तय वक्त पर अमरनाथ धाम की पूजा की गई। हालांकि बोर्ड ने बताया कि अमरनाथ यात्रा पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में। जैसी यात्रा डिसाइड की जाएगी उसी हिसाब से प्रबंध किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के उत्तर और दक्षिण 24 परगना पहुंची केंद्र की एक टीम ने अम्फन तूफान से हुए नुकसान की जानकारी ली। केंद्र की इस टीम को राज्य के मेहमान का दर्जा देने पर बीजेपी ने तंज कसा कि इस बार ममता सरकार ने पैसे लेने के लिए ऐसा किया, जबकि कोरोना वायरस के समय आई टीम पर राज्य सरकार ने अपनी आपत्ति जताई थी। सिर्फ ये सरकार पैसा पहचानते हैं और कुछ नहीं पहचानते हैं, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में बारिश में हुई अनाज की बर्बादी पर सियासी हंगामा मच गया। राज्य के कई जिलों में सरकारी गोदामों में रखा गेहूं बारिश के पानी में भीगकर बर्बाद हो गया, जिसकी अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने आईं। मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर के सरकारी गोदाम अब तक तालाब बने हुए हैं। कुछ महिलाओं को हाथों में पानी भरकर बाल्टी में भरने के लिए लगाया गया, लेकिन बर्बाद हो चुका अनाज इससे ठीक नहीं हो सकता। राज्य सरकार ने किसानों से रिकॉर्ड गेहूं खरीदने का दावा किया और खरीदा हुआ गेहूं खुले आसमान के नीचे बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया गया। गेहूं खरीदने के बाद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में पहुंचाया जाना था, लेकिन इसके लिए कार्रवाई तूफान के आने से पहले शुरू नहीं हो पाई। ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में थोड़ी गड़बड़ा गई। टाइम पे उनको क्या कम समय में मिला और माल ज्यादा खरीदने में आया है, इसलिए उनको ट्रांसपोर्टिंग कर नहीं पाए। सतना के सरकारी गोदाम का हाल भी ऐसा ही दिखा। गोदाम में दूर दूर तक रखी गेहूं की बोरियां दिखी, जिनके तले में पानी जमा है। बोरियों में रखा गेहूं भी खाने लायक नहीं बचा। सतना में तो सरकारी गोदाम में ही सड़ रहे अनाज को जानवर खाते दिखे। अनाज की ऐसी बेकदरी देश में तब दिखी जब लॉकडाउन के कारण लाखों परिवारों के सामने खाने का संकट है। मीडिया में आई बदहाली की खबरों के बाद एसडीएम गोदाम का मुआयना करने पहुंचे। उन्होंने गेहूं को हाथ में लेकर और फिर खाकर भी देखा, लेकिन उन्हें मानना पड़ा कि अनाज लापरवाही की भेंट चढ़ गया है।
लोगों ने लगातार जो है लापरवाही बरती और ये अकस्मात जो बारिश हुई उससे काफ़ी गेहूं के क्षति की संभावना है। और ये हालत तब हुई जब मध्य प्रदेश को तूफान के आने की चेतावनी 4 दिन से दी जा रही थी। वैसे भी राज्य में मानसून के पहुंचने का वक्त अमूमन 15 जून के आसपास ही होता है और उससे हफ्ते 10 दिन पहले प्री मॉनसून की बारिश हो जाती है। यानी अगर तूफान न भी आता तो भी बर्बादी की संभावना पूरी थी। रायसेन के गोदामों में बारिश बीतने के बाद भी दूर दूर तक गेहूं की बोरियां पानी के बीच पड़ी हैं। बर्बाद हो चुका ये अनाज राज्य के किसानों की साल भर की खून पसीने की मेहनत थी। इसीलिए शिवराज सरकार विपक्ष के निशाने पर है। जो आपने अनाज खरीद लिया सरकारी गोदामों के बाहर पड़ा है, जो अनाज सरकारी संपत्ति वो सड़ रहा है। गजब का मैनेजमेंट है आपका शिवराज सिंह जी। जब से आप आए हो इस प्रदेश के लिए पनौती साबित हो रहे हो। लेकिन राज्य में सरकार चला रही बीजेपी की दलील है कि कुल खरीदे हुए गेहूं का आधा प्रतिशत भी बर्बाद नहीं हुआ। जितना कुल मिलाकर उपार्जन हुआ है उसमें 0.5% भी निसर्ग के कारण जो अचानक अनायास आया है नुकसान वैसा नहीं हुआ। हालांकि किसानों से गेहूं खरीदने का काम राज्य में अब भी पूरा होना बाकी है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नियम बदलने के साथ ही उसे खोलने की तैयारी भी तेज कर दी गई है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकाल मंदिर को नए दिशा निर्देशों के साथ 8 जून से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा, जिसके लिए मंदिर में साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया। एक आदमी मंदिर परिसर में लोगों के बैठने के लिए बनाई गई जगह को साफ करता दिखा, जबकि 2 महिलाएं मंदिर की सीढ़ियां साफ करती नजर आईं। जो भी निर्देश है राज्य शासन और केंद्र शासन उसको मानते हुए दर्शन व्यवस्था। मंदिर खुलने के बाद भीड़ को संभालने के लिए वहां काम करने वाले कर्मचारियों को भी कुछ जरूरी सावधानियां बरतने की जानकारी दी गई। और महाकाल मंदिर को खोलने से पहले नए दिशा निर्देश भी जारी किए गए। नए नियमों के मुताबिक रोजाना 1000 भक्तों को ही महाकाल के दर्शन करने की इजाजत होगी और इसके लिए भक्तों को एक दिन पहले रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। लेकिन मंदिर में होने वाली भस्म आरती में श्रद्धालु शामिल नहीं हो पाएंगे। साथ ही सभी लोगों को मास्क पहनने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना होगा। इसके अलावा मंदिर की तरफ से श्रद्धालुओं को प्रसाद भी नहीं दिया जाएगा। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की राजधानी लीमा में कोरोना की बीमारी से मरने वाले मरीजों की संख्या बढ़ने से अब वहां ताबूतों की मांग काफी बढ़ गई। पेरू में अब तक 1,78,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 4,500 से ज्यादा लोगों की अब तक इस खतरनाक बीमारी से वहां मौत हो चुकी, जिसके बाद शवों के अंतिम संस्कार के लिए अब वहां पर ताबूतों की मांग बढ़ गई, जिसे देखते हुए ताबूत बनाने वाली कई कंपनियों ने इन्हें बनाने का काम तेज कर दिया। कंपनी के कर्मचारी दिन रात इस काम को पूरा करने में जुटे नजर आए। इस दौरान वो कोरोना से बचाव के लिए सावधानियां बरतते भी दिखे और तय दूरी पर ही मास्क पहनकर काम करते नजर आए। बताया गया कि अस्पतालों में कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़ने से वहां पर ताबूतों की मांग भी पहले से 2.5 गुना बढ़ गई है। Semanal 50 o 100, no, semanal estamos haciendo 200, 250. अभिनेता सोनू सूद ने झांसी पुलिस के वीडियो के जरिए कोरोना से सबकी सुरक्षा में मदद की अपील की। वीडियो में महिला कांस्टेबल और एनसीपी कैडेट्स ने कोरोना से बचने के लिए सुझाव दिए सुरक्षा से जुड़े हुए। मैं आपके पास एक छोटा सा सवाल लेकर आया कि हमारे सबसे बड़े कोरोना वॉरियर्स कौन है? पुलिस कर्मचारी, सफाई कर्मचारी या फिर डॉक्टर्स? सवाल मुश्किल नहीं है। मेरे हिसाब से हमारे सबसे बड़े कोरोना वॉरियर्स हैं हमारे सभी भारतीय, जो अपने और अपने परिवार वालों का खास ध्यान रखते हैं। कुछ लोग बाहर जाकर युद्ध लड़ते हैं और कुछ घर पर रहकर। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और झांसी की पुलिस के दिए हुए इस मैसेज को ध्यान से सुनें। इस मैसेज पर अमल करने से आप अपने परिवार वालों को सुरक्षित रख सकते हैं और कोरोना की इस जंग में जरूर जीत सकते हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस को हालात संभालने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। घटना तब हुई जब शराब पीने की बात पर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया। लेकिन हालात तब बिगड़ने लगे जब टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता थाने के सामने आपस में भिड़ गए। पहले तो पुलिस ने उन्हें अलग करने की कोशिश की, लेकिन जब हालात हाथ से निकलने लगे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे वहां भगदड़ मच गई। पुलिस के जवान बवाल कर रहे लोगों को खदेड़ खदेड़ कर पीटते दिखाई दिए, जबकि कई लोग पुलिस की लाठियों से बचने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। लाठीचार्ज की इस घटना से पहले दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता थाने के सामने बवाल करते दिखे।
बात तब बिगड़नी शुरू हुई जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के लोगों का विरोध शुरू कर दिया। इस बीच वहां मौजूद कुछ लोग दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को अलग करने की कोशिश करते दिखे, लेकिन हंगामा शांत होने के बजाय और बढ़ गया। यही नहीं, महिलाएं भी वहां हंगामा करती दिखाई दी। कुछ देर तक तो पुलिस लोगों को समझाती रही, लेकिन जब लोग नहीं माने तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री पर रेप का आरोप लगाया। अमेरिकी महिला पत्रकार ने पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक पर रेप का आरोप लगाया। महिला पत्रकार ने लगातार कई ट्वीट किए, जबकि एक अन्य पत्रकार ने इस महिला पत्रकार का वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो में महिला पत्रकार ने पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक पर राष्ट्रपति भवन में रेप का आरोप लगाया। यही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी पर भी बदतमीजी का आरोप लगाया। महिला के मुताबिक उस समय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही सरकार थी, इसलिए वो शिकायत नहीं कर सकी। वैज्ञानिक तकनीक की खोज से जुड़ी संस्था CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने मरीजों की जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन देने वाला एक वेंटिलेटर तैयार किया। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि 3 महीने की कोशिश के बाद इसे सिर्फ 90,000 रुपए में बनाया गया, जो कि मरीज की जरूरत के हिसाब से ही उसे ऑक्सीजन देने में मदद करेगा, जिससे उसके फेफड़ों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस वेंटिलेटर पर सामने की तरफ एक स्क्रीन भी लगी है, जिसके जरिए मरीज की हालत का पता चलता रहेगा। काफ़ी मशीनें जो बनती हैं उसमें मशीन चलती रहती है, आदमी को बीच में होश आ गया, वो सांस लेना शुरू किया, मशीन उसको सपोर्ट नहीं करता। इस वेंटिलेटर के काम करने के तरीके को भी समझाया गया। ডাক্তার একটা জিনিস দিয়ে শুরু করেছে, মেশিন বন্ধ না করে মাঝখানে আপনি সেটিং চেঞ্জ করতে পারবেন। वेंटिलेटर को तैयार करने वाले वैज्ञानिकों ने बताया कि इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहने के लिए लगातार रिसर्च जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के धोखेबाजी के आरोपों पर शिवसेना भड़क गई। शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने दावा किया कि गठबंधन बीजेपी की वादा खिलाफी की वजह से टूटा था। हम जबान के पक्के हैं, जबान के सच्चे भी हैं, और जो जबान आदरणीय राज्य के आज के मुख्यमंत्री और हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब को दी गई थी, मैंने जो इस्तीफा दिया उसमें भी मैंने लिखा था, उस जबान में कहा था कि 2.5 साल के लिए राज्य में, महाराष्ट्र में शिवसेना के मुख्यमंत्री रहेंगे। एक दिन पहले न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया था कि चुनाव नतीजों के बाद शिवसेना ने बीजेपी को धोखा दिया। आप लोगों के लिए शॉकिंग था शिवसेना बाला साहब ठाकरे की पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रही है? शॉकिंग नहीं, धोखा था, बिल्कुल धोखा था। और हम राजनीतिक दल के लोग इन सारी इवेंचुअलिटीज के लिए तैयार रहते हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर चुनाव लड़ने से पहले आपको नहीं लग रहा था ऐसा होगा? नहीं लग रहा था, और निश्चित रूप से चुनाव के दौरान हम लोगों ने मोदी जी के रैली से, मोदी जी ने कहा यहाँ देवेंद्र, शिवसेना की रैली में भी मोदी जी के कटआउट बहुत बड़े बड़े लगते थे उधर। ये दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, उनके सामने कहा जी, उद्धव ठाकरे के सामने मंच पर कहा, सारी चीजें बड़ी स्पष्ट थी। देवेंद्र जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाना था, लड़ा गया, अच्छी जीत हासिल हुई। जीत हासिल होने के बाद आप अगर धोखा दोगे तो ठीक है, राजनीति में होता है सब कुछ। हम तैयार रहे, हम इस इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहे। जम्मू कश्मीर के सामा में मजदूरों की कमी झेल रहे किसानों ने मशीनों की मदद से खेती करना शुरू कर दिया, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों से काम करने आए ज्यादातर मजदूर गांव लौट चुके हैं, जिसकी वजह से पूरे इलाके में मजदूरों की भारी कमी हो गई, जिसे देखते हुए किसान मशीनों की मदद से खेती के काम में जुट गए। कई किसानों ने तो धान की फसल के लिए खेतों में बीज डालने वाली मशीनें खरीदी, जिन्हें खरीदने में सरकार की तरफ से उनकी मदद की गई। 50% जो सब्सिडाइज करके हमें ये जो आप देख रहे हैं मशीन जो है ये हमें दी है, इसके चलते सरकार का भी हम धन्यवाद करते हैं। कुछ किसान मशीन से खेतों में धान के बीज डालते भी दिखाई दिए। खेतों में बीज बोने की मशीन एक ट्रैक्टर से जुड़ी नजर आई, जिसमें धान की फसल के लिए बीज रखे दिखे। मशीन पर एक आदमी भी खड़ा दिखाई दिया, जो बीज को मशीन के जरिए धीरे धीरे खेतों में डालता दिखा। इसी तरह एक दूसरी मशीन से कुछ किसान खेतों में कीटनाशक का छिड़काव करते दिखे। खेती के काम में जुटे कुछ किसान कोरोना से बचने के लिए मुंह को कपड़े से ढके भी नजर आए, लेकिन कुछ किसानों ने मुंह को ढकने की जरूरत नहीं समझी। देश के बड़े मंदिरों में भीड़ को रोकने के लिए अलग अलग इंतजाम किए जा रहे हैं। ऐसी ही कुछ व्यवस्थाएं चंडीगढ़ के माता मानसा देवी मंदिर में भी की गई।
बताया गया कि मंदिर आने वाले भक्तों को दर्शन के लिए एक ऐप पर सुबह 4 से 10 बजे तक ऑनलाइन बुकिंग करवानी होगी, जिसके बाद लोगों को मंदिर में दर्शन का वक्त दिया जाएगा और सिर्फ 10 सेकेंड में माता के दर्शन करके भक्तों को लौटना पड़ेगा। मंदिर पहुंचने पर श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और एक दूसरे से दूरी बनाए रखने पर ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए वहां तैनात रहने वाले पुलिस वालों की ट्रेनिंग की गई है। मंदिर की साफ सफाई का भी काम तेज कर दिया गया है। मंदिर परिसर में कोई जमीन को सैनिटाइज करता दिखा तो कोई दीवारों की साफ सफाई करने में जुटा दिखा। यही नहीं, मंदिर में लगी सभी रेलिंग की भी सफाई की गई। घंटी तो मैंने सारी उतरवा दी है, कोई घंटी नहीं है। सभी को उनको हम सेल करेंगे, किसी भी आपने रेलिंग को नहीं छूना है, कोई प्रसाद नहीं देना है, ना ही आपको कोई रोली मिलेगी, ना ही कोई तिलक लगेगा। मुंबई में 2 महीने बाद नए नियमों के तहत कई बाजार खुल गए। कोरोना की मार सबसे ज्यादा मुंबई पर ही पड़ी। यही वजह है कि राज्य सरकार ने बाजार दोबारा खोलने की इजाजत तो दी, लेकिन साथ ही वहां ऑड इवन फॉर्मूला भी लागू कर दिया, जिसके तहत 2 महीने बाद मुंबई के कई बाजारों में ऑड नंबर वाली दुकानें खुल गईं। राज्य सरकार ने वहां कंटेनमेंट जोन छोड़कर ज्यादातर बाजारों में दुकानें खोलने की अनुमति दे दी। मुंबई के जो बाजार खुले उनमें वहां की मशहूर क्रॉफर्ड मार्केट भी शामिल है, जहां दुकानदारों के दुकान खोलते ही ग्राहक आने शुरू हो गए और खरीदारी करते नजर आए। दुकानदारों ने भी कोशिश की कि कोरोना काल में बदले हुए नियमों के तहत व्यापार किया जाए। यही वजह रही कि कई दुकानों पर सैनिटाइजर रखा नजर आया। 2 महीने तक जो लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते, जो नॉन एसेंशियल की जो चीजें हैं उनके बाजार अब खुल चुके हैं और कोशिश की जा रही है कि ऑड इवन जो फॉर्मूला है उसे पूरी तरीके से फॉलो किया जाए। ग्राहकों ने भी इन हालात में जिंदगी जीने के जान भी जहान भी फंडे को अपनाया और मास्क लगाकर खरीदारी करने पहुंचे। साथ ही सरकार के दोबारा बाजार खोलने के फैसले से भी वो खुश नजर आए। बहुत राहत मिली, अच्छा लग रहा है। बहुत सारा सामान आप नहीं खरीद पा रहे थे, हाँ वो मिल रहा है। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना आत्मनिर्भर भारत पर हमला बोला और इसे जुमला बता दिया। You don't have an industrial policy, you don't have a manufacturing policy. Now, what is this Atmanirbhar? It's so slogan. How will you become Atmanirbhar? All your policies today are benefiting international players. I'm not against it. But if you want to have be self-reliant in the near future, give us that policy. कोरोना का असर केंद्र की नई योजनाओं पर भी दिखना शुरू हो गया है। वित्त मंत्रालय ने अपने नए आदेश में साफ किया है कि अलग अलग मंत्रालयों और विभागों की तरफ से मंजूर की गई नई योजनाएं वित्त वर्ष 2020-21 में शुरू नहीं होंगी। मतलब मार्च 2021 तक नई योजनाओं पर सरकार ने रोक लगा दी है। यह आदेश उन योजनाओं पर भी लागू होगा जिनके लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग, जिसे खर्च विभाग भी कहते हैं, उसने मंजूरी दे रखी है। इसके अलावा उन योजनाओं पर भी सरकार ने रोक लगा दी है जिनका ऐलान बजट के दौरान किया गया था। हालांकि सरकार के इस फैसले का असर आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर नहीं पड़ेगा। मतलब इन पर कोई रोक नहीं होगी। इरफान पठान ने मस्ती का एक वीडियो शेयर किया। इरफान पठान ने घर में कुत्तों के बच्चों के साथ मस्ती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और इन्हें अपना सच्चा दोस्त बताया। ना जाए बेचारा, मेरा तू ही है बस यारा। सखियां ने मैनू मेरा मार दिया, दुनिया ने चन्ना गला प्यार दिया। शाम को दिल्ली मेट्रो के 20 कर्मचारी कोरोना वायरस की जांच में पॉजिटिव पाए गए। डीएमआरसी ने बताया कि इन लोगों में किसी में भी कोरोना वायरस से जुड़ा कोई लक्षण नहीं दिखा था। मुंबई के पास मीरा रोड इलाके में एक बंद पड़ी बियर बार से मैनेजर और एक कर्मचारी का शव बरामद हुआ। पुलिस ने इस मामले में हत्या की आशंका जताई। केरल में गर्भवती हथनी की दर्दनाक मौत के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही 2 और लोगों की तलाश तेज कर दी। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल पर मरीज के दाखिले में देरी और इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप लगा। घर वालों का दावा है कि अस्पताल की लापरवाही की वजह से उस मरीज की मौत हो गई। दिल्ली सरकार ने ऐसे मामलों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। इस मामले का एक वीडियो भी सामने आया जो वायरल हो गया। बताया गया कि मरीज के परिवार के ही किसी सदस्य ने ये वीडियो जीटीबी अस्पताल के गेट पर बनाया, जिसमें मरीज स्ट्रेचर पर लेटा दिखा। इस वीडियो में मरीज करहाता और लंबी लंबी सांसें लेता नजर आया। बताया जा रहा है कि 4 घंटे तक रिश्तेदार दाखिले के लिए गिड़गिड़ाते रहे, तब मरीज को भर्ती किया गया। एक आदमी कहता है बगल के हॉस्पिटल में ले जाओ, दूसरा आदमी कहता है जी हमें जब तक रिपोर्ट नहीं दोगे तुम्हारे पेशेंट की जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। असल में नवीन शाहदरा के रहने वाले रवि अग्रवाल को 4 दिन से बुखार था और तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर इनका कोरोना टेस्ट कराया गया।
टेस्ट कराने के कुछ ही घंटे बाद उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई तो घरवाले जीटीबी अस्पताल पहुंच गए। पेशेंट की हालत ऐसी है कि वो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उनके मुंह से झाग निकल रहा है, बेहोश है, वो खड़े होने की हालत में नहीं है, पर यहाँ पे भी मरने की हालत में छोड़ दिया पेशेंट को। मरीज की मौत के बाद दिल्ली सरकार ने ऐसे मामलों में सख्ती का भरोसा दिया। सारी घटनाओं पर भी सरकार नजर रखे हुए कि अगर इस तरह की घटना कोई हो रही है तो वो क्यों हो रही है, और उस पर जो लोग भी दोषी हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। पटना के बड़े मंदिरों में भी भीड़ से निपटने के लिए कई व्यवस्थाएं की गई। वहां के महावीर मंदिर में भक्तों के दर्शन के लिए अल्फाबेट फॉर्मूला निकाला गया, जिसके तहत मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक ABCDE अक्षर से शुरू होने वाले नाम के लोगों को एंट्री दी जाएगी। इसी तरह हर घंटे बाद आगे के 5 अक्षरों के नाम के लोग मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। ठीक यही फॉर्मूला हफ्ते भर चलेगा, यानी सोमवार को ABCDE अक्षर से शुरू होने वाले नाम के लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आ सकेंगे और अगले 5 अक्षर उसके अगले दिन। इसके साथ ही दर्शन से पहले भक्त अपने हाथों को सैनिटाइज करके अंदर जाएं। इसके लिए वहां पर एक सैनिटाइजर मशीन लगवाई गई। यही नहीं, वहां फर्श पर कुछ फासले पर नीले और पीले निशान भी बनाए गए। हम अभी मौजूद हैं पटना के हनुमान मंदिर में। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं तैयारियां की गई है। ये पीले कलर का जो घेरा बनाया हुआ है, यहाँ पर पुरुष रहेंगे। 6 फीट की दूरी पर यह घेरा बनाया गया है, तो साथ ही जो ब्लू कलर का ये घेरा बनाया गया है, इधर से महिलाएं जाएंगी और सामने जो मंदिर है इसमें प्रवेश होगा। हांगकांग में रोक के बावजूद हजारों लोग तियाननमेन स्क्वायर में मारे गए प्रदर्शनकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए एकजुट हो गए। 1989 में बीजिंग के तियाननमेन स्क्वायर चौक पर लोकतंत्र की मांग के लिए इकट्ठा हुई भीड़ पर चीन की सरकार ने टैंकों से गोलीबारी करवा दी, जिसकी 31वीं बरसी पर हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और उस नरसंहार में मारे गए लोगों को याद किया। कोरोना वायरस की वजह से हांगकांग में लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर रोक है, लेकिन इस रोक के बावजूद हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और चीन से आजादी के लिए उन्होंने नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने पार्क के बाहर लगे बैरिकेड तोड़ दिए और अंदर घुसकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इन लोगों ने तियाननमेन स्क्वायर में मारे गए प्रदर्शनकारियों के लिए मोमबत्तियां जलाईं और उन्हें श्रद्धांजलि दी। लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों ने चीन के विवादित नेशनल सिक्योरिटी बिल का भी विरोध किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म में 24 घंटे के भीतर एक और बड़े निवेश का ऐलान हुआ। सिल्वर लेक ने 4,546 करोड़ के एक और निवेश का फैसला लिया है। इससे पहले सिल्वर लेक अपनी प्राइवेट इक्विटी कंपनी के जरिए 5,655 करोड़ रुपए निवेश कर चुकी है। दोनों निवेश को अगर मिला दें तो जियो प्लेटफॉर्म्स में सिल्वर लेक का कुल निवेश 10,202 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है और इसकी हिस्सेदारी भी 2% से ज्यादा हो गई है। कल ही अबू धाबी की कंपनी मुबादला ने जियो में 9,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया था। पिछले 6 हफ्तों में फेसबुक समेत 6 कंपनियों की जियो में करीब 20% हिस्सेदारी दी गई और इस दौरान इन कंपनियों का कुल निवेश 92,000 करोड़ रुपए को पार कर गया। कोरोना संकट के बीच इस महामारी को खत्म करने के लिए देश के अलग अलग इलाकों में महिलाओं ने पूजा की। इन महिलाओं ने दावा किया कि कोरोना को देवी मानकर पूजा करने से ही महामारी खत्म होगी और लोग ठीक होने लगे। यही वजह रही कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक नदी किनारे जुटी कुछ महिलाएं पूजा करती दिखाई दी। इसके लिए महिलाओं ने नदी किनारे छोटे छोटे कई गड्ढे बनाए और उन गड्ढों के पास फूल और लड्डू रखकर अगरबत्तियां भी जलाईं। सुने हैं कि ऐसा करने से शायद कोरोना ठीक हो जाएगा और विश्व को शांति मिलेगा। झारखंड के जमशेदपुर में भी एक मैदान में इकट्ठा हुई कुछ महिलाओं ने पूजा कर कोरोना वायरस को खत्म करने की कामना की। पूजा के दौरान महिलाओं ने एक दूसरे से फासला बनाए रखा। साथ ही ज्यादातर महिलाएं कपड़े से अपना मुंह ढके भी नजर आईं। विनती करेंगे माँ ये दुख से हम लोग को उबार कर। कोरोना संकट के बीच दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर निजी अस्पतालों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। जो दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं वो लूट मार मचाए हैं, वो मनमाना दाम वसूल रहे हैं, दसियों लाख रुपए ले रहे हैं, गरीबों से जनता से ले रहे हैं और लोग मजबूर हैं देने के लिए। और ऐसे समय में उन पर कार्रवाई करने के लिए वो कह क्यों रहे, कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए उनको। प्राइवेट हॉस्पिटल में जिस तरह मनमानी चल रही है, दिल्ली सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करे। मुझे तो ऐसा लगता है दिल्ली सरकार की कोई मिलीभगत है। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन से विवाद पर कहा था
कि दोनों देशों के बीच सेना के स्तर पर बातचीत जारी है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। जिस तरीके की स्थिति है, वैसे आपको बता दें, दरअसल 5 मई से सीमा पर तनाव जारी है। चीन से लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत भी हो रही है और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही जो मसला है उसको सुलझा लिया जाएगा। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की बातचीत होने वाली है आज, जो बेहद ही महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि 5 मई के बाद जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर कल ही राजनयिक स्तर पर बातचीत हुई थी और सहमति एक तरीके से बन रही थी क्योंकि शांतिपूर्ण हल दोनों ही देश जो हैं वो चाह रहे हैं और इसीलिए आज भी एक महत्वपूर्ण ये बैठक होगी और दोनों स्तर की ये बातचीत दरअसल होने वाली है। विवाद के शांतिपूर्ण हल पर दोनों ही देश सहमति जता चुके हैं। भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की बातचीत से पहले दोनों देशों के बीच राजनयिक स्तर पर बातचीत हुई, जिसमें दोनों देश अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण चर्चा से हल करने पर सहमत हो गए। मतभेदों को विवाद में न बदलने, वैश्विक स्थिति में शांतिपूर्ण, स्थिर और संतुलित संबंध के लिए भारत और चीन में सहमति बनी है। इस बीच भारतीय राजदूत विक्रम मिस्री ने भारत चीन संबंधों के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। चीन के शंघाई में मौजूद संस्थानों की जानकारी से उन्होंने जानकार जो थे उनसे बात भी की है। न्यूज़ 18 से इस बातचीत में दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन से विवाद पर कहा था कि दोनों देशों के बीच सेना के स्तर पर बातचीत जारी है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। भारत की एक नीति बहुत ही स्पष्ट है कि भारत दुनिया में किसी भी देश के स्वाभिमान पर न चोट पहुंचाना चाहता है, न भारत अपने देश के स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट बर्दाश्त कर सकता है। बस स्पष्ट नीति है। इससे जिसको जो अर्थ निकालना हो अर्थ निकाल ले। इसके पहले भी 7 मीटिंग्स हो चुकी हैं बटालियन, ब्रिगेड और डिवीजन कमांडर लेवल पर, लेकिन उनका कुछ हल नहीं निकला। आज की मीटिंग के ऊपर बहुत उम्मीदें लगाई जा रही हैं, पर मेरी नजर में आज की मीटिंग में भी खास कुछ हल निकलने वाला नहीं है। मुझे लगता है ये चीन एक चाल खेल रहा है। चीन किसी भी तरह स्टैंड ऑफ को जितना लंबा हो खींचना चाहता है। संदीप बोल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संदीप, ये लगातार बातचीत का दौर चल रहा है, आज ये महत्वपूर्ण बातचीत होने वाली है, इससे क्या हम उम्मीद लगाकर रखें? देखिए, दोनों देशों के बीच में एक बाकायदा मैकेनिज्म बना था, क्योंकि तकरीबन 4000 किलोमीटर की जो भारत और चीन की जो सीमा है उस पर जो है लगातार इस तरीके की जो है फेस ऑफ की सिचुएशन या मारपीट की घटनाएं जो है ये आती रहती थी। उसको देखते हुए भारत और चीन ने लगातार जो है एक मैकेनिज्म तैयार किया। उसी मैकेनिज्म के तहत जो है बातचीत होती है। जो लोकल लेवल पे कमांडर लेवल की जो मीटिंग होती है, चाहे सीओ स्तर से स्टार्ट होके ब्रिगेडियर लेवल तक जाती है, उसके बाद मेजर जनरल लेवल तक जाती है। अमूमन जितने भी अभी तक विवाद हुए हैं वो मेजर जनरल लेवल तक जाके जो है वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा है कि कोर कमांडर के लेवल तक जो है बातचीत पहुंच गई है। तो जाहिर सी बात है कि स्थिति वहाँ पे बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। दोनों देश चाहते हैं कि किसी तरीके का कन्फ्रंटेशन ना हो, बातचीत से चीजों को सुलझा लिया जाए। लेकिन चाइना जो है वो हमेशा से ही अपना पक्ष रखता रहा है कि वो अपने 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेगा। हम अपना पक्ष रखते हैं कि 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे। तो अभी मोल्डो में जो बैठक होने वाली है वो काफी महत्वपूर्ण है। उम्मीद की जा रही है कि कोई रास्ता निकालने की कोशिश जरूर की जाएगी और कूटनीतिक स्तर पे भी जो है बातचीत शुरू हो चुकी है। कल ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और चाइना के जो विदेश मंत्रालय में जो है उनके साथ बातचीत हुई। तो उम्मीद जताई जा रही है कि इससे कोई कंसेंसस निकल पाए। जी। अनलॉक 1 के तहत मिली छूट के बाद जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में राज्य खेल परिषद ने खिलाड़ियों की ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू कराई। कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन में 2 महीने से भी ज्यादा वक्त से खेलों पर पूरी तरह से पाबंदी थी। लेकिन केंद्र से इजाजत मिलने के बाद श्रीनगर में खिलाड़ियों की ऑनलाइन ही ट्रेनिंग कराने की पहल की गई, जिसके बाद एक कोच वीडियो कॉल पर अपने खिलाड़ियों से जुड़ा और उन्हें वार्म अप कराता नजर आया। जब तक हालात नहीं सुधर जाते, ये बीमारी कम न होती है,
तब तक हमारा जो ये नॉन कॉन्टैक्ट इवेंट्स हमारी चल रहे हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग ने कमाल भी दिखाया और ऑनलाइन कराई गई एक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 2 खिलाड़ियों ने मेडल भी जीत लिया। 1-2 साल लगते हैं, हमें सर ने 4 घंटे में सिखा दिया, तब जाके हमारा मेडल आया। बच्चे 2-3 महीने से घर में बैठे हुए हैं, तो हम नहीं चाहते कि उनकी फिटनेस में कुछ असर पड़े। हरियाणा के हिसार में बीजेपी नेता सोनाली फोगाट ने एक सरकारी कर्मचारी की चप्पलों से पिटाई कर दी। दावा है कि सोनाली फोगाट कुछ किसानों की शिकायत पर वहां एक नया शेड बनवाने के लिए उनसे बात करने पहुंची थी, लेकिन कुछ ही देर बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। बहस के बीच सोनाली फोगाट ने वहां की मार्केट कमेटी के सचिव को थप्पड़ जड़ दिया। ये देख लोग हैरान रह गए। थप्पड़ मारे जाए उतने कम है। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट ने अपनी चप्पल से भी उसे खूब पीटा। गालियां सुनने के लिए करती हूँ क्या? हमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है। तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं, तुम लोगों को। मार्केट कमेटी के सचिव ने सोनाली फोगाट से माफी भी मांगी। सोनाली फोगाट को भी ये कहते हुए सुना गया कि उसने कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था। उसने गलत भाषा इस्तेमाल की और मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात की है। पुलिस के पहुंचने के बाद किसी तरह सोनाली फोगाट को शांत कराया गया। इस घटना के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत और रंगभेद के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। हालांकि सरकार ने लोगों से कोरोना के खतरे को देखते हुए बाहर न निकलने की अपील की थी, लेकिन इसके बावजूद सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ एक रैली निकाली जो कई इलाकों से होकर संसद तक पहुंची। इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं भी नजर आईं। लोग हाथों में कई तरह के पोस्टर लिए दिखाई दिए। कुछ पोस्टरों के जरिए रंगभेद का विरोध किया गया तो कुछ जॉर्ज फ्लॉयड के समर्थन में थे। लोगों ने पुलिस के खिलाफ भी खूब नारे लगाए, लेकिन कोरोना के खतरे को उन्होंने पूरी तरह नजरअंदाज किया। सभी एक दूसरे के नजदीक खड़े रहे और कुछ ही लोगों के चेहरों पर मास्क दिखाई दिए। इस प्रदर्शन के दौरान कोई हंगामा न हो, इसके लिए सभी जगहों पर पुलिस के जवान तैनात रहे। खबर है कि ऑस्ट्रेलिया के दूसरे शहरों में भी इसी तरह के प्रदर्शन की तैयारी है। दिल्ली की सीमाओं को सील करने पर आज बड़ा फैसला आने की उम्मीद है। दिल्ली की सीमाओं को आगे सील किया जाए या खोल दिया जाए, इस बारे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों से सुझाव मांगे थे और इन सुझावों पर आज वो चर्चा करने के बाद इस पर ऐलान कर सकते हैं। कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच दिल्ली के अस्पताल क्या दिल्ली के लोगों के लिए ही रिजर्व किए जाएं, इस पर भी फैसला होने की उम्मीद है। इस बारे में भी लोगों से राय मांगी गई थी। जानकारी ये भी कि करीब 7.5 लाख लोगों ने अपने सुझाव भेजे हैं, जिसमें 7 लाख सुझाव व्हाट्सएप पर आए। इसके अलावा ईमेल और फोन से कॉल करके भी लोगों ने अपनी राय दी है। गुजरात में कांग्रेस के एक और विधायक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। राज्यसभा चुनाव के ऐलान के बाद से अब तक कुल 8 विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। बीते 3 दिनों में कांग्रेस के 3 विधायकों का इस्तीफा हुआ, जिनमें करजन से अक्षय पटेल, कपराड़ा से जीतू चौधरी और मोरबी से ब्रिजेश मिर्जा हैं। और इनमें सबसे नया नाम ब्रिजेश मिर्जा का है, जिन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा। स्पीकर ने मिर्जा का इस्तीफा मंजूर कर लिया। खुशी से अपना इस्तीफा दे रहे थे, इसलिए उसको मैंने मंजूर किया है। वो मोरबी के ब्रिजेश मिर्जा हैं। जैसे ही मिर्जा के इस्तीफे की खबर उनके चुनाव क्षेत्र पहुंची, कुछ लोग उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। ब्रिजेश मिर्जा हाय हाय, ब्रिजेश मिर्जा हाय हाय। विरोध करने वालों ने मिर्जा के इस्तीफे पर पटाखे भी फोड़े। यही नहीं, कोरोना के खतरे के बावजूद सड़कों पर उतरे ये प्रदर्शनकारी राहगीरों को मिठाई खिलाते भी दिखे। कांग्रेस ने इसके पीछे बीजेपी की साजिश की ओर इशारा किया और मिर्जा के इस्तीफे को लोकतंत्र के खिलाफ करार दिया। मोरबी की जनता के साथ द्रोह है, पार्टी के साथ द्रोह है और लोकशाही परंपरा के लिए कलंक है। विरोधी खेमे के विधायकों की भगदड़ के पीछे बीजेपी को बताने पर पार्टी अध्यक्ष नड्डा ने कांग्रेस पर तंज कसा। जहां तक छोड़ने का सवाल है, लोग मेरे पास आ जाए, मैं क्या करूं? ये तो आपको देखना है ना कि आपका घर कैसा रहता है। इट इज हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी। कल को कोई चला जाए हमारे यहाँ से तो हम क्या कहेंगे? हम आत्मचिंतन करेंगे, विल थिंक अबाउट इट। यूपी के प्रयागराज में सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने पर सरकारी गाड़ियों से सब्जियों को रौंदे जाने के मामले में योगी सरकार ने कार्रवाई की है और आरोपी दारोगा को निलंबित कर दिया। प्रशासन ने पीड़ित किसानों को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। किसानों के हुए नुकसान की भरपाई भी दारोगा से ही की जा रही है। लोग हूटिंग करने लगे और गाड़ी को मेरे घेर लिया तो मैं एकदम घबरा गया। घबराहट में मैंने सोचा कि मैं किस तरफ को जाऊं, तो आगे से
आगे भीड़ थी तो मैंने गाड़ी बैक की, फिर बाद में बाएं साइड में ग्राउंड दिखा, फिर मैंने गाड़ी उस तरफ को घुमा के और फिर मैं वापस चला आया। उसी में सब्जी की कुछ दुकानें कुचल गई। तो उनकी तनख्वाह से ही ये पैसा रिकवर किया जाएगा, तो उनको अपनी गलती का एहसास रहेगा। और पुलिस की तरफ से बस ये है कि कल से जब यहाँ मंडी लगाएं तो गोले बनवा दिए जाएंगे, उस गोले में बैठें, तो 1-1 मीटर की दूरी बनाएंगे, अपनी सब्जी का लगाइए वहाँ पे दुकान और उतनी जगह रखिए जिससे कि कोई आता है तो एक आदमी को अगर किसी को बीमारी है तो उससे दूसरे लोगों में ना फैले। नवजोत सिंह सिद्धू के आम आदमी पार्टी में जाने की चर्चा के बाद पंजाब की राजनीति गर्मा गई। राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के आम आदमी पार्टी में जाने की अटकलों को कोरी अफवाह बताया। केजरीवाल का जो मर्जी बोली जाए तो उसका दिल तो आया तो जाने तो हो कि केजरीवाल बंदा की है, तो उसका ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿਲ ਚਾਹੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਨੇ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ I have not met Mr. Sidhu and I have not, there is no question of my taking Sidhu to see Mr. Kejriwal or anybody else। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ प्रशांत किशोर जी। I treat him like a member of my own family। एक दिन पहले न्यूज 18 के कार्यक्रम अनलॉक अधिवेशन में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था कि उनकी पार्टी में सिद्धू का स्वागत है। एक ये खबर है कि वो सिद्धू जी आपकी पार्टी में आ गए। कब आ रहे हैं मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। कोई बातचीत नहीं हुई है ना, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। स्वागत है उनका, स्वागत है उनका। वहीं बीजेपी ने तंज कसा कि क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू के लिए पार्टी बदलना कोई नई बात नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग ने सिद्धू को पंजाब की राजनीति में बेमानी बताया। नवजोत सिंह सिद्धू एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन हो चुके हैं। अब वो कांग्रेस में रहे या आम आदमी पार्टी में जाए, उसका कोई असर होने वाला नहीं है, ना ही 2022 के चुनाव में, ना ही पंजाब की राजनीति में। अकाली दल ने तो सिद्धू के नाम पर चल रही सियासी उठापटक को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मिलीभगत बता दिया। डर दोनों को श्रोमणी अकाली दल से लगा कभी, इसलिए ये इकट्ठे ही हैं सर। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस भी आ जाएगी, इकट्ठी आ जाए, ए टीम बन के आए, बी टीम बन के आए, दोनों टीमें इकट्ठी हो जाएं, कौन इनका मुख्यमंत्री का चेहरा बनता है वो अब इनकी दाल कहीं भी गलने वाली नहीं। पटना हाईकोर्ट ने हत्या के एक आरोपी को अनोखी शर्त के साथ जमानत दी। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर में हुई हत्या के एक आरोपी के सामने जेल से निकलने के बाद 1 महीने तक कोरोना मरीजों की सेवा करने की शर्त रखी और कोर्ट ने आरोपी को आदेश दिया कि उसे जिले के कोरोना नोडल अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा। पिछले साल अक्टूबर में जिले के एक निजी अस्पताल में घुसकर एक कर्मचारी की हत्या की गई थी, जिसके आरोप में इस आदमी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आरोपी ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसके बाद अदालत ने शर्तों के साथ उसे जमानत दी थी। यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर में होगी। यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 4 अक्टूबर को होगी। इससे पहले यूपीएससी ने लॉकडाउन की वजह से 31 मई को होने वाली परीक्षा को टाल दिया था। आयुष मंत्रालय ने विश्व योग दिवस से पहले एक ऑनलाइन योग प्रतियोगिता की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत कोई भी अपना योग करने का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर सकता है, जिसमें उसे योगासन के फायदे भी बताने होंगे। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले को मंत्रालय की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दूसरे राज्यों से लौटे मजदूरों को काम देने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की। इस पोर्टल पर मजदूर रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद कारोबारी अपनी जरूरत के हिसाब से मजदूरों को काम दे सकेंगे। पंजाब के बरनाला में पुलिस ने बीते दिनों नशा तस्करी के आरोप में जिन लोगों को पकड़ा था, उनमें एक कोरोना वायरस पॉजिटिव निकला। इसके बाद उसके संपर्क में आए एसएसपी और एसपी समेत 50 पुलिस वालों और दूसरे विभाग के कर्मचारियों को क्वारंटीन किया गया। खबर है कि आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन कश्मीर में भारतीय जवानों पर आत्मघाती हमले करवा सकता है। रियाज नाइकू समेत कई दूसरे आतंकियों के मारे जाने के बाद बौखलाए हिजबुल मुजाहिदीन ने अपने आतंकियों को निर्देश दिया कि वो भारतीय जवानों पर और हमले करें। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में खराब मौसम की वजह से वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। पायलट ने गांव को जोड़ने वाली सड़क पर इस हेलीकॉप्टर को उतार दिया।
जिसे देखने आसपास के इलाकों के लोगों की भीड़ जुट गई। बड़े बूढ़ों के साथ ही बच्चे और महिलाएं भी हेलीकॉप्टर देखने पहुंच गए। कुछ लोग तो हेलीकॉप्टर के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाते हुए नजर आए। गांव के पास उतरे हेलीकॉप्टर को देखने पहुंचे बच्चे खेतों में खुशी से दौड़ते हुए भी दिखे। वहां मौजूद लोग हेलीकॉप्टर का वीडियो भी मोबाइल में रिकॉर्ड करते रहे। हालांकि हेलीकॉप्टर का इंजन लगातार चलता रहा और हेलीकॉप्टर में सवार कोई भी आदमी नीचे नहीं उतरा। कुछ मिनटों तक खड़े रहने के बाद जब पायलट को हालात सामान्य लगे तो हेलीकॉप्टर ने एक बार फिर उड़ान भरी और वहां से चला गया। शहरों के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 200 शहरों में जंगल बढ़ाने की योजना का ऐलान किया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अर्बन फॉरेस्ट कार्यक्रम की घोषणा की। शहरों में उद्यान है, गार्डन्स है, बट वी डोंट हैव फॉरेस्ट, सो वी हैव टू क्रिएट फॉरेस्ट एंड वी हैव डिसाइडेड टुडे to launch our Nagar One program, urban forest program in 200 corporation cities of India. उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में 1 महीने बाद सभी स्कूल दोबारा खोल दिए गए। कोरोना के खतरे को देखते हुए वहां के स्कूलों को बंद कर दिया गया था। लेकिन 1 महीने बाद वहां के स्कूलों की रौनक लौट आई। बच्चे एक बार फिर अपने स्कूल पहुंचे। काफी दिनों बाद अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने पहुंची एक मां मोबाइल फोन से उसकी तस्वीर लेती दिखी। कोरोना से बचाव के लिए बच्चे अपने चेहरे को मास्क से ढककर ही स्कूल पहुंचे। गेट पर खड़े डॉक्टर उनका तापमान मापते नजर आए और इसके बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया गया। स्कूल के अंदर भी कोरोना से सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया और वहां के कर्मचारी बच्चों के हाथों को साफ करवाते दिखे। क्लास में भी उन्हें थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही बैठाया गया और इस दौरान भी वो अपने चेहरे पर मास्क लगाकर ही पढ़ाई करते दिखे। 학교에서는 종문과 모든 것을 사무실들에 체온계와 손 소독 기제도를 갖추고